बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सियासी बैठक के साथ मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारा सेगमेंट 1977 के इलेक्शन के ऊपर है। सबसे पहले तो आप दोस्तों का शुक्रिया कि हमारा जो पिछला प्रोग्राम 1970 के इलेक्शन के ऊपर था, आपने उसको पसंद किया। उसके अंदर बहुत सारी तजावीज़ दी और बहुत सारे मुफीद मशवरे थे जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी वीडियोज़ के अंदर उनके ऊपर अमल दरामद करेंगे। तो उस वीडियो के पसंद करने का शुक्रिया। आज का हमारा जो सेगमेंट है वो 1977 के इलेक्शंस हैं। 1977 की जो इलेक्शंस हैं वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के दूसरे और मौजूदा पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात हैं। पहले 1970 में इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद मुल्क दो टुकड़े हो गया। तो मौजूदा पाकिस्तान जब बना तो फिर 1977 के इलेक्शंस हुए, तो ये इस मुल्क के पहले आज़ाद आम इंतखाबात थे। 1970 के इलेक्शन को डिस्कस करने से पहले, इलेक्शन की गहमा गहमी और उसके नताइज को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि हम उन सियासी माहौल को समझने की कोशिश करें जिसके तहत ये इलेक्शन होने जा रहे थे। 1970 का जो इलेक्शन था उसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका मिला। पार्टी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, और बनने के बाद मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस थे उसके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक रेवोल्यूशनरी, एक एग्रेसिव मूव ली और बहुत सारे काम उन्होंने बैक वक्त शुरू किए। सबसे पहला मुश्किल मरहला जो चैलेंज दरपेश था इस गवर्नमेंट को वो ये था कि 1900 सकूत ढाके के बाद हमारे 90,000 जो फौजी थे वो कैदी थे हिंदुस्तान की कैद के अंदर, और उनकी बाइज्जत वापसी एक बहुत बड़ा मरहला था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंडिया गए। इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी हिंदुस्तान की, उनसे इनकी मुलाकात हुई शिमला के अंदर, मुज़ाकरात हुए, और उन मुज़ाकरात के नतीजे में ये तय पाया कि हिंदुस्तान हमारे 90,000 फ़ौजियों को आज़ाद कर देगा। तो 90,000 फ़ौजियों की बाइज़्ज़त वतन वापसी बिलाशुबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक बहुत बड़ा कारनामा था। और उसके बाद पहली बार 1947 से मुल्क बना था, लेकिन 1973 तक कोई आइन ऐसा नहीं था जो मुतफ़िका हो, या जिसको हम ये कह सकें कि ये वो दस्तूर है जिसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय से अमल करने का प्रोग्राम बनाया गया है। मुख्तलिफ़ दस्तूर आए, वो कुछ वक्तों के लिए फिर वो ख़त्म हो गए। 1973 का आइन, मुतफ़िका आइन, ये भुट्टो हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को दस्तूर दिया, और आज तक हम 2021 के आखिर में बैठे हैं तो यही दस्तूर नाफिजुल अमल है। और इसके अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई, एक नई अमेंडमेंट हुई, कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। एक इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का चीन के साथ दोस्ती का एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ। ये खित्ते की सियासत के हवाले से एक बड़ी अच्छी मूव थी, एक दूरअंदेश फ़ैसला था, और इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। 5 मरला स्कीम, ज़रई इस्लाहात, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, कराची स्टील मिल, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफार्म के ऊपर जमा करने का जो सोच थी, उसको उन्होंने भुट्टो साहब ने अमली जामा पहनाया। और जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर तमाम सरबराहान ममलिकत का, इस्लामी मुल्कों के सरबराहान ममलिकत की आमद, और फिर वो आपस में इत्तफ़ाक़ राय और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलने के और मामलात को हल करने की यकीन दहानियाँ। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शोहरत इन मामलात के बाद अपने नुक्ता अरूज को पहुँची, और सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एक एटमी प्रोग्राम देना और फिर उसको शुरू कराना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो इक़्तिदार था उसके अंदर कमियां कोताहियाँ तो ज़ाहिर है, पॉलिटिकल लोग इसको ज़रूर निशानदेही करते हैं और होती भी हैं, हर दौर के अंदर होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो दो चीज़ें थीं वो भुट्टो के लिए जो बाद में वबाल जान बन गई, उनमें एक तो कादियानियों को गैर अक़लियत करार देना, और दूसरा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को शुरू करना। इन दो जगहों के ऊपर आकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुस्तकबिल का तकरीबन फ़ैसला हो चुका था, और शायद इसलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसी जगह पर कहा था कि मैं कादियानियों को जो गैर मुस्लिम करार देने का बिल है इसके ऊपर साइन करते हुए मैंने गोया अपनी मौत के परवाने के ऊपर दस्तखत किए हैं। और ये बात ठीक थी कि जैसे ही ये कानून मंजूर हुआ
तो जो एक लॉबी थी बड़ी ताकतवर बासर लॉबी, उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ अपनी साजिशें शुरू कर दी। और इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, जो दूसरों की नज़र में गलती थी, हमारे लिए तो खैर वो किसी नेमत से कम नहीं थी, कि जो एडमी प्रोग्राम शुरू किया, उस एडमी प्रोग्राम के शुरू करने के ऊपर जो आलमी ताकतें थीं वो बहुत ज़्यादा खफा थीं भुट्टो साहब से। और बल्कि एक दफ़ा तो हेनरी किसिंजर लाहौर के आए विज़िट के, पाकिस्तान के विज़िट के ऊपर आए, तो लाहौर के गवर्नर हाउस में उन्होंने तकरीर करते हुए या गुफ्तगू करते हुए डेलीगेशन से ये कहा कि जो एटमी प्रोग्राम को जारी रखेगा तो उसको हम निशान इबरत बना देंगे। बड़ी वाज़ेह खुल्लम खुल्ला धमकियाँ थीं। अब इन हालात में जब आपका दो चीज़ें आप ऐसी कर चुके हों, लेकिन उसके बाद पब्लिक की जहाँ तक बात है तो उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें नई हो रही थी। फ़र्क क्या, पहली दफ़ा शनाख्ती कार्ड बना, जो हमारे पास पहले पुराना एक शनाख्ती कार्ड होता था जो मैनुअल होता था, अब तो नादरा का डेटाबेस आ रहा है हमारे पास, बना हुआ आ रहा है। तो उस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए जो मार्जिन था वो एटमी प्रोग्राम के शुरू करने के बाद कम से कम होता जा रहा था। मामलात चल रहे थे, अपोजिशन मुंतशिर थी, और उसमें ये था कि अपोजिशन एक मौलाना मुफ्ती महमूद की सरबराही में कुछ अपोजिशन जमातें मिली हुई थी, उन्होंने एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया हुआ था। एयर मार्शल असगर खान की सरबराही में जो तहरीक इस्तकलाल थी वो अलग खड़ी हुई थी अपोजिशन में, और मौलाना शाहमन नूरानी साहब की जो जमीयत उलमा पाकिस्तान थी वो अलग खड़ी हुई थी। ऐसे में ये डिस्कशन शुरू हुई पीपल पार्टी की हुकूमत के अंदर और उसके जो कायदीन हैं उनके अंदर, कि क्यों ना भुट्टो साहब की मकबूलियत अपने नुक्ता अरूज पर है, तो इसको हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएं, और कम से कम हमें 2/3 अक्सरियत यहाँ पर मिलनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके लिए 2/3 अक्सरियत ज़रूरी थी। तो उस पर इतफाक़ राय हो गया आपस में, एजेंसियों से रिपोर्ट दी, सब ने ये कहा कि जी इस वक्त बिल्कुल स्वीप करेंगे पीपल पार्टी, अगर पीपल पार्टी ने दोबारा इलेक्शन की तरफ गए। पीपल पार्टी की जो हुकूमत थी उसकी आइनी मुद्दत 14 अगस्त 1978 को ख़त्म होनी थी। अब उसमें भुट्टो साहब ने जब ये सारी रिपोर्ट्स ले ली, पार्टी के दरमियान फैसला हो गया, तो जनवरी 1977 में प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कहते हुए कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी कि जनाब मार्च के अंदर जनरल इलेक्शंस होंगे। अब एक महीना, एक साल और तकरीबन कमोबेश 7 माह कबल गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, असम्बलियाँ तहलील हो गई। जो मुंतशिर अपोजिशन जमातें थीं उन्होंने फैसला किया कि वो इकट्ठी हों। 10 जनवरी 1977 को रफ़ीक बाजवा के घर में लाहौर पर ये जमातें इकट्ठी हुई, इनके कायदीन इकट्ठे हुए, और काफ़ी देर की मुशावरत के बाद ये तय पाया कि तमाम अपोजिशन जमातें एक अपोजिशन इलेक्शन का एक अलाइंस बनाएंगी और उसके प्लेटफार्म से ये इलेक्शन लड़ेंगी। उसमें 9 जमातें शामिल हुईं, उनको 9 सितारे भी कहा जाता है। इन 9 जमातों ने जो इंतखाबी निशान लिया वो हल था, और बड़ी धूमधाम से इन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कराची से किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी थी। इन 9 जमातों में का जो अलाइंस बना, इसको पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद का नाम दिया गया। इसको पाकिस्तान नेशनल अलाइंस भी कहते हैं। इसको उर्फ़ आम में PNA, पाकिस्तान नेशनल अलाइंस, PNA कहा जाता है। इसका कायद मौलाना मुफ्ती महमूद को बनाया गया। तो एक भरपूर एक इंतखाबी मुहिम शुरू हुई। 19 जनवरी को कागजात नामजदगी जमा होने थे, वो हुए, और 20 जनवरी को एक अनइवन चीज़ हो गई अपोजिशन जमातों के लिए। वो ये हुआ कि कौमी असम्बली की कमोबेश 19 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो कामयाब हो गए बिला मुकाबला। अब उनमें 15 नशिस्तें सिंध से थीं, 4 नशिस्तें बलूचिस्तान से थीं। 19 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, और 60 सूबाई नशिस्तें थीं चारों असम्बलियों की, जहाँ से इनके MPAs बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तो जो अपोजिशन के लिए एक डिस्टर्ब करने वाली और उलझन पैदा करने वाली बात थी वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और चारों असम्बलियों के सूबाई वज़राए आला वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इसके ऊपर अपोजिशन ने बहुत शोर मचाया, लेकिन चूँकि एक आइनी प्रोसेस था, कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए,
तो उस पर अपोजिशन का एतराज़ ये था कि जी किसी उम्मीदवार को अगवा कर लिया गया है, किसी उम्मीदवार को कागजात जमा कराने के लिए जाने नहीं दिया गया, हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, ताकत का इस्तेमाल किया गया है, और इस वजह से ये 19 नशिस्तें इनको बिला मुकाबला मिल गई। तो अपोजिशन के इन इतराज़ात को हुकूमती बेंचों ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद किया और इलेक्शन की तरफ चल पड़े। तो 7 मार्च को कौमी असम्बली के इलेक्शन होने थे, और 3 मार्च को 10 मार्च को 3 दिन बाद 10 मार्च को सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने थे। हुआ ये कि 7 मार्च की जो पोलिंग हुई उसके अंदर कौमी असम्बली की 200 नशिस्तों में से मजमूई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 155 नशिस्तें जीत ली। एक नशिस्त मुस्लिम लीग कयूम ग्रुप को गई, 8 आज़ाद उम्मीदवार बने, और पीएन ने टोटल मिल मिलाकर 36 नशिस्तें हासिल कर सकी। जैसे ही ये 7 मार्च की शाम को ये नतीजा अनाउंस हुआ, तो पीएनए ने इन इंतखाबी नतायज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि जी ये धांधली हुई है और इन नतायज को हम नहीं मानते। और न सिर्फ नहीं मानते बल्कि 10 मार्च को होने वाले सूबाई असम्बली के जो इंतखाबात थे उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि जी हम बाइकाट करने जा रहे हैं और 14 मार्च से हम अपनी जो एहतजाजी मुहिम है वो हम शुरू करेंगे। तो खैर 10 मार्च को एज़ पर शेड्यूल इलेक्शन कमीशन के पोलिंग हुई, सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए, और हस्ब तवक्को जो नतीजा निकला वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में निकला। वो कि ये अपोजिशन जमातें उसके अंदर बाइकाट कर चुकी थी। तो अपोजिशन का जो एहतजाज था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, ग्रेजुअली उसके अंदर शिद्दत आती गई। तो शायद ये किसी मरहले पे जो अपोजिशन की एहतजाज था इसको कंसिडर ना किया जाता, लेकिन ये इंतखाबी धांधली से हट कर अपोजिशन का मौक़िफ़ फिर निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के ऊपर चला गया, जिसके अंदर फिर लोगों की जो अटेंशन थी, जो अट्रैक्शन थी, वो या लोगों की इनके जलसों में जो हाज़िरी थी वो बदस्तूर बढ़ती चली गई और उसमें उसको एक अवामी मकबूलियत हासिल होना शुरू हो गई। तो दिसंबर में अपना सॉरी जुलाई में जनरल ज़ियाउल्लाह की वजह से यहाँ पर मार्शल आ गया, लेकिन इससे पहले 10 मार्च के बाद अप्रैल के अंदर जाकर पीपल्स पार्टी और पीएनए के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। और थोड़ा बहुत ऐसे जब मुज़ाकरात के सेशन होना शुरू हुए तो एक वक्त ऐसा आया जून के अंदर, जून 1977 के अंदर, जब खुर्शीद कसूरी ने यह कहा कि जी हमारे 17 नुकात के ऊपर अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात पे इत्तफ़ाक़ राय हो गया है और बहुत जल्द हम इस मुआहदे को साइन करने जा रहे हैं। तो जून के आखिर तक ये बात तकरीबन तय हो चुकी थी कि अपोजिशन और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये मुज़ाकरात तकरीबन तय हो चुके हैं। उसमें एक जगह था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो नवंबर 1977 के अंदर दोबारा इलेक्शन पे मुत्तफ़िक हो चुके थे, लेकिन अपोजिशन का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि जी अगस्त 1978 के अंदर इंतखाबात कराए जाएँ। और अभी ये कुछ इशूज़, कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये बात मामला तय होना थे, लेकिन एक चीज़ भुट्टो साहब जो समझ रहे थे और वो किसी हद तक उनकी ठीक थी कि वो किसी जगह पर ये सोचते थे कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, चाहे मैं इनकी सारी बातें मैं मान लूँ। उसकी वजह उनको ये लग रहा था कि जी उनका जो मुखालिफ है, जो ताकतवर दुनिया की आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, जो एटमी प्रोग्राम के शुरू करने के ऊपर उनको पसंद नहीं कर रही, तो यकीनन उनको दोबारा इक़्तिदार में आने का मौका नहीं देंगे। और इस चीज़ का इज़हार उन्होंने बरमला मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और पब्लिक प्लेसेस के ऊपर अवामी इज्तिमात से खिताब करते हुए कही कि एक दफ़ा तो उन्होंने कहा कि हाथी मेरे पीछे पड़ गया है, और उसका मकसद यही था कि जी जो हेनरी किसिंजर का जो स्टेटमेंट था कि हम निशान इबरत बना देंगे, वो ग्रेजुअली अपने उस मनसूबे के ऊपर अमल कर रहे थे। हाल ही में एक किताब आई है पाकिस्तान आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग की, उस किताब का नाम है इक़्तिदार की मजबूरियाँ। उस किताब में उन्होंने ये लिखा कि पीएनए की जो तहरीक थी उसको फ़ॉरेन फंडिंग जो है ना वो हो रही थी, कि इस तहरीक को किसी तरीके से ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब ज़ाहिर है उन्होंने ये बात की है तो एक बड़ी अहम पोजीशन के ऊपर वो रहे हैं, उनके पास इसके ऊपर बहुत सारी मालूमात भी होंगी और वो इसको जस्टिफाई भी कर सकेंगे। मौलाना प्रोफेसर गफ़ूर अहमद ने भी अपनी किताब में ये लिखा कि हमारे मामला तकरीबन तय हो चुके थे, लेकिन उसके बाद मार्शल लॉ आ गया और यही हुआ
कि जब मुज़ाकरात जून के अंदर तकरीबन इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे थे और चीज़ें अफ़वाम व तफ़हीम के साथ हल हो रही थी, तो 7 जुलाई की सुबह 6 बजे पाकिस्तान आर्मी ने जनरल ज़ियाउल हक़ की सरबराही में मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। PNA की लीडरशिप और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत गिरफ़्तार हो गए लोग। गिरफ़्तार होने के बाद उनको जुलाई के 28 जुलाई तक दोबारा छोड़ दिया गया। उन्होंने पब्लिक प्लेसेस में आवाम के साथ दोबारा रब्ता शुरू किया। फिर जाकर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस केस के अंदर गिरफ़्तार किया गया, जिसके अंदर पाकिस्तान की क्या दुनिया की जो अदालतें हैं, तारीख़ है, वो हैरान है कि उस केस में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा हुई। और न सिर्फ फांसी की सज़ा अदालत ने सुनाई, बल्कि उस फांसी की सज़ा के ऊपर अमल दरामद भी हुआ। और आज तक उससे पहले इस तरह के केस पे कभी भी किसी को फांसी की सज़ा नहीं दी गई। तो ये था वो बुनियादी पस मंज़र जिसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो दो काम थे, एक कादियानियों को अक़लियत करार देना और दूसरा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को शुरू करना। और तीसरी एक बड़ी बात भी थी जो उस वक्त की इलाकाई सियासत के अंदर तो खैर डिस्कस नहीं हो रही थी, वो ये था कि रशिया, क्योंकि जंग एक दिन में नहीं होती, जंग के लिए आपको बहुत सारा वक्त पहले दरकार होता है, बहुत सारे चीज़ें करनी होती हैं। रशिया तैयारी कर रहा था अफ़गानिस्तान में दाखिल होने की। इसको दुनिया के दीगर ताकतवर मुल्क और ताकतें बैठी देख रही थी। उनको ये लगता था किसी जगह पर कि अगर रशिया अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल हो गया और अफ़गानिस्तान के ऊपर काबिज़ हो गया, तो उसके बिल्कुल हमसाये में पाकिस्तान, जहाँ पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत है और जिसने सोशलिस्ट मईशत का नारा लगाया हुआ है, अगर इस दौरान वो भी पहुंच गए और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इक़्तिदार में हुए, तो यकीनन ये एक ऐसा ब्लॉक बन जाएगा जिसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा। यकीनन इस ब्लॉक के साथ फिर चाइना की जो इंटरेक्शन था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, वो भी मिसाली था। तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी ज़रूरी था कि यहाँ पर एक जब रशिया अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल हो, तो पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी हुकूमत नहीं, एक ऐसी पपेट हुकूमत होनी चाहिए जिसको बड़ी आसानी से डील किया जा सके। एक बंदे से बात की जाए और फिर उसको डिक्टेट किया जाए कि जी चीज़ों को किस तरीके से लेके चलना है। आपके सामने है, एकदम तेज़ी से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि जैसे एक फ़िल्म होती है जो चल रही होती है कि एक अपोजिशन जमातें उठी, उन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करते हुए अनारकी फैल गई। अनारकी फैलने के बाद मुज़ाकरात को कामयाब कुछ वजूहात की वजह से नहीं होने दिया गया, मुसलसल मुज़ाकरात होते रहे और फिर एकदम आर्मी ने टेक ओवर कर लिया। उधर से रशिया अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल हो गया और फिर उसके बाद वो डॉलर जहाज़ शुरू हुआ। वो जहाज़ जिसके ऊपर हमने ये नारा लगाया कि जी अफ़गान बाकी, कोसार बाकी, और रशिया को, रूस को, रीच को हम गर्म पानियों तक रसाई नहीं देंगे। हालांकि शायद आपके इल्म में हो कि रशिया उन मुल्कों में से है जिसकी अपनी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बंदरगाहें हैं, और उनमें से कुछ बंदरगाहें ऐसी हैं जो मुस्तकिल सारा साल चलती हैं। गर्म पानी से मुराद ये होता है कि वो समंदर जहाँ पर आपकी सारा साल तिजारत होती रहती है, बर्फ़ नहीं जमती, तो उसको गर्म पानियों का समंदर कहा जाता है। तो रशिया की अपनी ऑलरेडी गर्म पानियों की बंदरगाहें यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन चूँकि लोगों को इल्म नहीं था, तो गर्म पानियों तक रसाई को रोकने के लिए एक जहाद का नारा लगाया और उसके बाद एक तवील एक जंग शुरू हुई जिसमें पाकिस्तान ने अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया। नतीजा हमारे साथ क्या हुआ वो आप बेहतर जानते हैं। तो ये था वो 1977 के इलेक्शन के से पहले का पॉलिटिकल सिनेरियो, जिसके अंदर चीज़ें आगे तरफ बढ़ रही थी और उनको एकदम रोक दिया गया। और रोकने के बाद मिलिट्री हुकूमत आ गई और उसके बाद जाकर जो है ना भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। 1977 के इलेक्शन में DG खान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, इसको हम अगले अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 3 कौमी और 7 सूबाई नशिस्तें थीं, मजमूई तौर पर 10 नशिस्तें थीं, जिसमें मौलाना मुफ्ती महमूद, सरदार फ़ारूक खान लगारी, मीर बलकशेर मदारी कौमी असम्बलियों पर मुंतखब हुए, बेगम दिलशाद इदार मखसूस नशिस्त के ऊपर आईं, और सूबाई असम्बलियों के ऊपर सरदार दोस्त मोहम्मद खान बुज़दार, सरदार ज़ुल्फ़िकार अली खान खोसा, सैयद कलीमुल्लाह शाह, बशीरुद्दीन सालार, नसरुल्लाह खान दरिशक, सरदार मकसूद खान लगारी और शौकत हुसैन मदारी, ये लोग सूबाई असम्बलियों के ऊपर मुंतखब हुए। तो इनके इंतखाबी नताइज के साथ और यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ हम जो है ना आपके साथ हाज़िर होंगे। इस वक्त आज का सेगमेंट यहीं तक हमारा ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और इसके ऊपर अगर आप कोई तजावीज़ देना चाहेंगे तो वो इंशाल्लाह हम अपने जो दूसरा पोर्शन है उसके अंदर हम शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।